नमस्कार साथियों, आज ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम पिछली कक्षा में आपको अधिगम के अर्थ और परिभाषा कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज हम उसी क्रम में आगे अधिगम की विशेषताएं और कारक के बारे में आपको ज्ञान देंगे। आइए हम देखते हैं कि अधिगम की क्या विशेषता है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जीवन एक सतत प्रक्रिया है। जीवन एक सतत प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है या कोई भी जीवधारी वो जीवन भर निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए अधिगम को एक सतत प्रक्रिया कहा गया है। अधिगम को एक सतत प्रक्रिया कहा गया है। साथियों, सतत प्रक्रिया में निरंतर की बात की गई है, क्योंकि निरंतर सीखना ये कोई जरूरी नहीं है कि ये अस्थाई है कि अस्थाई है। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अस्थाई सीखना और अस्थाई सीखना, जो हम अस्थाई सीखेंगे वही हमारा अधिगम माना जाएगा। मैंने कहा था कि अभ्यास और प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा हम जो सीखते हैं वो हमारा अस्थाई अधिगम होता है। इसीलिए मानो एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से अधिगम को जीवन पर्यंत चलने की प्रक्रिया के राह पे चलता है और वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। कहते हैं अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। बात आती है कि व्यवहार में परिवर्तन, हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जो व्यवहार में परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन है। आपको मैंने कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये बता दिया था कि जो व्यवहार का परिवर्तन होता है और व्यवहार के द्वारा किए गए परिवर्तन होते हैं वो अस्थाई परिवर्तन होते हैं। जैसे कोई भी मानो अगर अपने आदतों में कोई गलत सुधार को, जो कोई गलत अगर संगत मतलब कार्य कर रहा है और उसको सुधार करके अच्छे रूप में आ जाता है तो वहां पर उसका अच्छा विचार माना जाता है और उसके जीवन में वो अच्छाइयां आती हैं तो उसके व्यवहार का परिवर्तन ही कहा जाएगा। अभी आपने देखा कि जो विचार होते हैं, कभी कभी किसी के विचारों से भी हम अच्छे विचारों से अपने जीवन में उसको पालन करके हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी का विचार जैसे गांधी जी का ले लिया, विवेकानंद जी का ले लिया, या अगर आप चाहें तो एक सिंपल भाषा में अपने बड़े घर के लोगों का, अपने माता पिता का अगर हम ठीक से कहना माने और उसको अपने व्यवहार में इंगित करें तो हमारे साथ सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद
भावना, भावनाओं की भी बात यहां की जाती है, क्योंकि अधिगम भावनाओं पर भी टिका होता है। कभी कभी हम किसी का नकल करके और अपने लर्निंग में प्रवेश करते हैं और उसका भी उससे भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और हमें वहां उस बेस में अगर खाने पीने के लिए व्यवस्था दी गई और हम उस सिस्टम में नहीं डेवलप कर पाते हैं, तो हमारे पास क्या है, हम लोगों की दूसरों को देखकर उसका भावना, उसके विचार, उसके व्यक्तित्व, उसके पर्सनालिटी को जब हम क्लियर देख के और उसी तरीके से नकल करके काम कर लेते हैं, तो हम वहां वो चीज सीख भी जाते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन करके हम अधिगम को बना लेते हैं। साथियों, इसीलिए अधिगम व्यवहार में परिवर्तन भी है और अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम सार्वभौमिक है। अब बात आती है कि अधिगम सार्वभौमिक क्यों है? सार्वभौमिक का मतलब विल पावर। अधिगम कई तरीके से ये किसी का मतलब ये किसी से बंधा नहीं होता है। चाहे आपका कोई समय हो, ये कहीं बंध के अधिगम नहीं रहता है। व्यक्ति अपने घर में भी फर्श पर बैठकर पढ़ सकता है, व्यक्ति कक्षा में भी पढ़ सकता है, व्यक्ति कहीं बैठ के चौराहे पे भी देख के कुछ सीख सकता है। आजकल आप देखते ही हैं कि बच्चे अधिकतर मोबाइल लिए रहते हैं और वो कहां, घर में कम बैठते हैं, वो कहीं दीवार पर बैठे रहते हैं, कहीं इधर उधर बैठे रहते हैं और उसको अपना देखा करते हैं। लेकिन ये अधिगम किसी से बंधा नहीं रहता, क्योंकि इसमें परिस्थितियां भी आती हैं। समय के साथ ये परिस्थितियों से भी नहीं बना रहता। किससे? परिस्थितियों से भी नहीं बंधा होता। और ये काल मतलब किसी भी वर्तमान भूत भविष्य समयों से भी नहीं बंधा रहता। ये निरंतर कार्य करता रहता है, क्योंकि कई तरीके से हम सीखते हैं। आज जब हम इनको देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि दो प्रकार की जो शिक्षा होती है, अनौपचारिक और औपचारिक। देखिए साथियों, आपसे यहां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम फर्श पर बैठकर या कहीं एकांत में बैठकर अगर शिक्षा लेते हैं तो क्या वो अनौपचारिक है कि औपचारिक है? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है टेट परीक्षा में। और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप जो भी पढ़ाई है उस पर तुरंत औपचारिक मार देंगे। लेकिन वहां वो कहेगा कि कमरे में स्कूल के टाइम समय की भी बात करेगा, तो आप जब समय के पाबंद सिस्टम पर स्कूल में पढ़ेंगे तो वो आपका औपचारिक शिक्षा होगा, क्योंकि वो एक निश्चित समय के लिए होता है और निश्चित सिस्टम में होता है, उसके बाद उसका टाइम खत्म हो जाता है। मित्रों, अधिगम जो है व्यक्तित्व एवं व्यवहारिक एवं सामाजिक होता है। अधिगम क्या होता है? अधिगम व्यक्तित्व एवं सामाजिक होता है। क्यों? क्योंकि अधिगम कई तरीके से
किया जाता है। अब बात आती है कि क्यों सामाजिक होता है। देखिए, व्यक्ति जो है दो तरीके से सीखता है, और जो सीखेगा वो अंतः क्रिया के द्वारा और अंतर क्रिया के द्वारा सीखेगा। यहां पर व्यक्ति अगर अच्छी चीज सीख के आता है और जब वो बाहर समाज में जाता है तो उसको जब फॉलो कराता है दूसरों के प्रति और अपना देख के बताता है, मान लीजिए कि अगर हमें एक धर्म से दूसरे धर्म की बात को जानना है तो हम बिना कहीं सीखे दूसरे धर्म की बातों को नहीं बता सकते। जब हम एक दूसरे से उसको शेयर करते हैं, बताते हैं, तो वो हमारे समाज में सबके लिए जानकारी देता है। आज हम एक चीज ये भी कहेंगे, क्योंकि अधिगम जो है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके से लोग सीखते हैं, लेकिन कहते हैं कि शिक्षा जिस बेस से आप सकारात्मक पक्ष में सोचते हैं उसी बेस से आप नकारात्मक पक्ष में सोचते हैं, लेकिन जो अच्छा होता है वो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन जो निगेटिव बिंदु होता है उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं। अधिगम का उद्देश्य ये प्रक्रिया है। कहते हैं अधिगम का उद्देश्य एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। अब आप ये देख रहे होंगे कि अधिगम का जो उद्देश्य है वो क्यों कहा गया है कि ये एक प्रक्रिया है। मित्रों, बिना उद्देश्य और लक्ष्य के कोई चीज अधिगम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिना रुचि के आप पढ़ेंगे नहीं, बिना रुचि के आप पढ़ेंगे नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को जब एक उद्देश्य देके, एक लक्ष्य देके कार्य किया जाता है तो उसका रुचि उसमें तीव्र गति से लगता है। क्योंकि मान लीजिए आप अपने क्लास में अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जिसको कल ये चीज याद हो जाएगा उनको कल इनाम मिलेगा। तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ अपने उद्देश्य पर अडिग हो जाता है, और जब वो बच्चा परीक्षा देने आता है क्लास में तो जब उसको ये अंक किन्हीं भी बच्चों को मिलते हैं तो आप उनको जब ये चीज देते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि अपने उद्देश्य से भटकने वाले का अधिगम क्लियर नहीं होता। इसीलिए बिना हम उद्देश्य के अधिगम को अस्थाई नहीं बना सकते। बात आती है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं के माध्यम से अधिगम का काम करें, लेकिन कहते हैं कि अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। निश्चित अधिगम जो है एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। क्यों कहा गया? क्योंकि अधिगम बिना विवेक के, मतलब मस्तिष्क के मानसिक प्रक्रिया के, बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हमारा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो हम लर्न का काम नहीं मन लगेगा। अभी आपको कारक में हम बताएंगे कि थकान जो है कारक है, उसी बेस पर आपको बताएंगे। लेकिन यहां आप देखिए कि
बिना बुद्धि और मानसिक प्रक्रिया के हम अधिगम नहीं कर सकते, हम सीख नहीं सकते। इसीलिए व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण, रुचिपूर्ण ढंग से उसको करना चाहिए। अधिगम वर्तुलाकार है। एक शब्द बहुत सुंदर आया है, ये वर्तुलाकार शब्द। अधिगम जो है वो वर्तुलाकार है। वर्तुलाकार, ये टेढ़ा मेढ़ा जिसको कहते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है वृत्त का, इसको वर्तुलाकार बताया गया है। अधिगम वर्तुलाकार है, मतलब वृत्त के आकार का है। लेकिन आप देखते हैं कि सीखने का यह भी ढंग है। आप अपने मस्तिष्क को देखिए, जो डिजाइन बनी हुई है वो जिस बेस से बनी हुई है, उसमें बहुत से ऐसे कोशिकाएं और सेल ये सब हैं जो ब्लड का संचार किस तरीके से हुआ, टेढ़ा मेढ़ा कैसे नसों का संचालन हुआ है, और उनके द्वारा सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और एक दूसरे से वो सिस्टम से सेट हैं, और उन्हीं के माध्यम से वो अपने कार्य में ऐसे इसी तरीके से मानव भी सीखता है। क्यों? क्योंकि मानव को बहुत ऐसे सिस्टम मिलते हैं टेढ़े मेढ़े, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उस सीरीज को जब वो सिस्टम में काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो सरल ढंग से उसको अस्थाई लर्निंग कर लेते हैं, सीख लेते हैं। आइए हम आपको एक बात और बताते हैं कि अपने यहां जब स्टार्टिंग बेस सीखने के बच्चों की होती है, जब बहुत छोटा बालक होता है, वो जब वो बाल्यकाल में होता है तो उसको सिखाने का काम शुरू कर दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले उनको संकेत के द्वारा काम किया जाता है और वो संकेत से सीखते हैं। जब संकेत, जैसे उनको अक्षर नहीं बताया जाता, उनको कोई खिलौना देके संकेत किया जाता है या और भी कोई इंस्ट्रूमेंट देके, तो उनको उनके माध्यम पर जब जोड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे हर सामान को जब ध्यान से देखते हैं और धीरे धीरे वो अपना समझ लेते हैं। इसी पर हम आपको अब कारक के बारे में जानकारी देंगे कि कारक कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे अच्छा कारक आपका मोटिवेशन होता है। नंबर 1 आपका कारक है अभिप्रेरणा, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अभिप्रेरणा। मित्रों, बिना मोटिवेशन के कोई कार्य नहीं कर सकता। क्यों? किसी भी मनुष्य को अगर आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे प्रेरित करेंगे या शिक्षक के द्वारा प्रेरित कराएंगे या उसमें अपनी स्वयं की प्रेरणा होगी, तो वो बालक तीव्र गति से सीखेगा और उसका जो मोटिवेशन अभिप्रेरणा है तब उसका सफल होगा। इसीलिए आज के दौर में सभी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। बिना मोटिवेशन के आज हमारे भारत देश में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने इस पर कई वीडियो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे बनाया और हर एक क्षेत्र में मोटिवेशन का काम किया है। और जिस तरीके से जिस बालक को जिस क्षेत्र में जाना है उस तरीके से उन्होंने मोटिवेट करके अलग अलग सर्किल तैयार की है। इसीलिए आपके मनोविज्ञान में जो अभिप्रेरणा है उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग कहा गया है। हमारे स्किनर महोदय ने अभिप्रेरणा को कहा है ये
अधिगम का राजमार्ग है। क्या है? अधिगम का राजमार्ग। बिना अधिगम के कोई भी अपना रास्ता नहीं चुन सकता, क्योंकि मार्ग तभी मिलेगा जब आप सीख लोगे। हमने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था मित्रों कि अगर मान लीजिए बीच में कोई नदी या पहाड़ पड़ता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हमें पार करना होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था दी होती है, और जब व्यवस्था दी होती है तो वहां एक शब्द आता है कि जब मानो उसको दिमाग से पार करता है तो उसका अनुभव काम आता है, अनुभव काम आता है। लेकिन अधिगम में कहा गया है कि हम अनुभव के द्वारा भी सीखते हैं। और मित्रों, मैंने कल कहा था कि जो अनुभव के द्वारा सीखते हैं वो भी अस्थाई अधिगम होता है। फिर उसके बाद आइए हम देखते हैं स्किनर महोदय के बाद फिर दूसरे नंबर पर कहते हैं कि इच्छा शक्ति। दूसरा शब्द आता है जो कारक है वो इच्छा शक्ति होता है। अब देखिए, इच्छा शक्ति शब्द आई जिसको विल पावर कहते हैं। क्यों? हम बिना किसी सिस्टम के कोई चीज अधिगम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कोई चीज बाधा जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी इच्छा, दृढ़ इच्छा नहीं होगी किसी के कार्यप्रति तो हम नहीं सीख सकते, हम लर्न नहीं कर सकते। मान लीजिए हमको कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, अगर कार्य कठिन है तो हम डर जाते हैं। इसीलिए मोटिवेट करके कार्य को सरल बनाया जाता है और उस पर दृढ़ इच्छा को प्रबल किया जाता है। और जब दृढ़ इच्छा प्रबल किया जाता है तो बच्चा कार्य को आसानी से कर लेता है। जैसे आप देखते हैं अल्फाबेट में बच्चों को सिखाने के लिए तो बच्चों को पहले हम धीरे धीरे कम अक्षरों पर, जो कम अक्षर होते हैं उनको पहले 11 अक्षर स्वर का ज्ञान कराते हैं। एक बैग उनको व्यंजन नहीं पढ़ा देते, उनको पहले 11 अक्षरों का ज्ञान करा के और फिर उनसे जो संकेत हैं उन पर उनकी इच्छा को प्रबल करते हैं, तब वो अधिगम करते हैं। नहीं तो बिना विल पावर के अधिगम नहीं हो सकता और ये सब उसमें हमेशा डिस्टर्ब करेंगे। फिर उसके बाद आता है शारीरिक एवं मानसिक। आप एक चीज जान लीजिए मित्रों कि बिना शारीरिक और बिना मानसिक प्रक्रिया के आप नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास नहीं हो सकता, और इन्हीं के द्वारा जब विकास नहीं होगा तो फिर उनका कार्य करने की जो क्षमता है वो विकसित नहीं होगी। संवेग, अभी मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि क्रोध, संवेग में बहुत ऐसे शब्द आते हैं, मोह भी आता है। देखिए मित्रों, उसके आगे इमोशन की बात आती है और ये संवेग, इसको हिंदी में हम संवेग कहते हैं। देखिए,
सबसे बड़ा बाधा डालने का काम संवेग भी हो सकता है, इमोशन भी हो सकता है। मान लीजिए हम किसी बालक को कक्षा में पढ़ाते वक्त अगर हम क्रोध में हैं कोई बात लेके, तो जो अच्छा बालक है उसको मैंने कुछ भी कह दिया उसी इमोशंस में, तो वो बालक क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और कार्य को करना बंद कर देगा। इसीलिए यह भी एक बाधा का कारण हो सकता है। फिर आता है थकान। थकान बहुत बड़ी बाधा होती है। जब आप देखते होंगे कि क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और वो जब 4-5 पीरियड पढ़ लेते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे छुट्टी का समय आता है तो बच्चे क्या करते हैं, थक जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब कब छुट्टी हो जाए और हम बाहर निकल जाएं और घर निकल जाएं। उसके बाद आता है रुचि, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं होगी बालक में, तो वो नहीं सीख सकता। कहीं ना कहीं किसी लक्ष्य के प्रति अगर जब तक अपनी इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाएगा तो वो सीख नहीं पाएगा। फिर बात आती है वातावरण की। वातावरण, अगर देखिए वातावरण जिस प्रवेश में वो होता है, चाहे वो निगेटिव मतलब नकारात्मक में हो या सकारात्मक में, तो उस विचारधारा में वो अगर रहेगा, अगर निगेटिव में है तो निश्चित है कि उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत होगा, खासकर निगेटिव के लिए। और फिर उसके बाद बात आती है कि आयु, एज, जो आयु होता है और परिपक्वता की बात आती है। देखिए क्यों इसको कारक में माना गया, आयु और परिपक्वता एक साथ जोड़ दिया गया। कोई सीखने के बाद ही परिपक्व होता है। कोई भी बालक अगर सीखेगा नहीं तो वो परिपक्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप बताइए, बेसिक का बच्चा जो पढ़ने जाता है उसको जब तक आ से ज्ञा तक ज्ञान नहीं होता, 1 से 100 तक गिनती का ज्ञान नहीं होता, तब तक न वो शब्दों को मिला के बोल सकता है और न वो अंकों को मिला के बोल सकता है। और जैसे जैसे इसका ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे वो शब्द बनाकर अपने एज के अनुसार परिपक्व होते जाएंगे और एक समय आएगा कि वो निश्चित है अपने बिंद पर सार्थक होंगे। फिर आती है बात तत्परता की। देखिए जो अपने कार्य के प्रति तत्पर नहीं होगा वो अधिगम नहीं कर सकता। इसीलिए अपने हर बालक को अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर तत्पर होना होगा, तब वो लर्निंग कर सकता है, सीख सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, आज इसी पर हम अपना टॉपिक खत्म कर रहे हैं और अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे और सभी साथियों से
निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके